Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun in One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। शो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप सबको याद करा दें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और साथ ही साथ आप सबने बिल्कुल इसी तरह जोर से बेल का बटन प्रेस करना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। शो स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं लास्ट वीक एपिसोड की फीडबैक की। तो क्या रही फीडबैक? सबने बहुत ज्यादा प्यार भेजा कि प्लीज मोमिन आप बिग बॉस को देखिए। भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि दिन मैं देख सकूंगा कि एक दिन शो की फीडबैक की शुरुआत होगी दिल से, और दिल ईमान के नहीं होगा, वरना नॉर्मली दिल होते हैं। आप सबने मेरा मेकअप बड़ा पसंद किया, मेरे आप सबने लिपस्टिक, मेरे बाल, थैंक यू गाइस। सड़ियल इंसान। ईमान नॉर्मल सा होता है आपका। तो लास्ट में भी लोगों ने तारीफ की कि ईमान का लुक बहुत अच्छा है। मोमिन आपका लुक भी अच्छा है, पर आपने दिल नहीं दिया फिर लोगों को। ये लो दिल दे दिया मैंने। सही तरह। थैंक यू गाइस। मोमिन इस दफा भी दिल पता है मुझे ही मिले हैं कि आप बिग बॉस देख रही हो, मोमिन नहीं देख रहा। सड़ियल इंसान। लोगों ने इतने क्यूट की कमेंट्स किए, हाँ, लंबे लंबे भी ना, मैं हाँ, कहते लंबे कमेंट्स आएंगे तो ए वाले। हाँ, और एक कमेंट तो मेरे दिल पे ठा करके लगा। कौन सा? वो कमेंट था कि वो इंडिया से देखो, तो उन्होंने कहा कि मोमिन हम आप लोगों के प्यार में तमाशा देखते हैं, हालांकि तमाशा हम किसी को नहीं जानते होते, वैसे आधे लोग हम नहीं जानते होते, तो आप क्या हमारे प्यार में बिग बॉस नहीं देख सकते? तो मैंने कहा इस कमेंट पे मैं क्या करूं। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बिग बॉस के साथ बन सकूं। मेरा एक मसला है कि मेरी अगर फिल्म के ना स्टार्टिंग के 2 मिनट मिस हो जाए ना, मैं फिल्म से बिल्कुल कट जाता हूं, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाता हूं। अब बिग बॉस का मसला ये कि स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स मैंने नहीं देखे, मैंने कोशिश की मैं स्टार्ट देखूं, फिर एक दिन और चलता गुजर जाता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेन और दूर जाए जा रही है और मेरी ट्रेन छूटती जा रही है और मैं एक कश्मकश पे सवार हूं। मैं कैसे पकड़ूं बिग बॉस को? इतना आसान है इस ट्रेन को पकड़ना। 2 हफ्ते हुए हैं, सब ऑलमोस्ट 3 ईमान लोग निकल चुके हैं 2 हफ्तों में। 3 लोग निकले, तो जब एक बंदा निकले फ्रेश स्टार्ट ले, वहां से स्टार्ट कर ले। पता नहीं, मैं कोशिश तो करूं जरा। मैं आपको बांध दूंगी आज के एपिसोड में, आप सारा सुने क्या कुछ हो रहा है, उसके बाद से आप भी देखना शुरू हालांकि कर मुझे दो। मोटा मोटा आइडिया तो है कि लहजों की बातें हो रही हैं, आला बातें हो रही हैं। मिमिक्री लोगों ने इतनी पसंद की है। हालांकि मैंने भी शो प्रॉपर ही देखा, हाँ। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा पकड़ सकूं लोगों को, तो वो इन मेरा शो देखे। देखेंगे, प्रॉपर जरा करेंगे, आला आला से मिमिक्री। बल्कि इंस्टाग्राम पे कंटेंट स्टार्ट किया मैंने, बड़ी मेरी ख्वाहिश थी काफी देर से, आपसे भी कहते थे कि इंस्टा पे आप कुछ बनाया करें, तो हमने स्टार्ट किया। इंशाल्लाह आगे और मस्तियां और मिमिक्रियां सब कुछ होगा, है ना? इंशाल्लाह डन। मैंने विंग भी मार दी, पता नहीं क्यों। लोगों ने लास्ट वीक मेरी विंग को बहुत पसंद अच्छा। किया था, मैंने जो बरज़क में कहा था कि पायरेसी के माने प्रमोट किया था। हाँ, तो मैं भी करूंगी, देखिएगा। खैर, उसके अलावा #What'sTheForOne शो में इंक्लूड हम लोग इस तरह कर देते हैं कि आपको अलग एक सेगमेंट नहीं बनेगा। जो जो आपके सवाल है हमने बीच में डाल दिए। जो सवाल था बन चुके हैं ना। कभी कभी जब अलग कुछ पूछेंगे जो नहीं शो में इंक्लूड हो सकेगा, तो हम #What'sTheForOne में कर लिया करेंगे। इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हम आप सबके साथ एक अपडेट शेयर करना चाहेंगे। कहीं ना कहीं हम अपने शोज में हायरिंग प्रोसेस हमने खोल लिया है ना, कि आप लोग भी हायरिंग के लिए आ जाए यहाँ पे। सो बेसिकली भाई हमारी एक वीडियो एडिटर की एक वैकेंसी हो चुकी है गैलेक्सी डॉलर पे अवेलेबल, क्योंकि उस्मान जो थे हमारे वो अब जा रहे हैं और हम कोई नया एडिटर बुलाना चाह रहे हैं। तो अगर कोई लाहौर बेस्ड है इंसान, फुल टाइम ऑफिस बेस्ड जॉब है वीडियो एडिटिंग की, हमारे शोज आपने देखे में, अम्मा टीवी और मैं, व्हाट्स द 411 फॉरन का ये काटने होते हैं, एडिट करने होते हैं, क्लिप्स करने होते हैं। तो ये अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं, तो galaxylollywood@gmail.com पर सीवी भेजें, हम आपको जल्द राब्ता करेंगे और फिर इसको आगे लेकर चलते हैं। कोई जो हमारा शो देखते हैं उनकी नजर में कोई और है, तो आप आगे भी रिकमेंड कर सकते हैं, और प्लीज हमें जरूर ईमेल करिएगा। आगे फिर हाँ, इसी नोट पे शो की शुरुआत करते हैं। अरे मान थोड़ा घबरा रही है, मैं बहुत घबरा रही हूँ कि थोड़ा आज सीरियस सा शो है, काफी कंट्रोवर्शियल शो है, हमने पूरी हमारे पे रिसर्च की है, तो इंशाल्लाह एक अच्छा शो आप तक लेकर आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं उस कंट्रोवर्सी की जिसने सोशल मीडिया पर आग लगाई हुई है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं तालियां मारे, हम एक राउंड ऑफ अप्लॉज दें इस टीम की जो क्रिएटिव थे, जिन्हें सारा ये शो तैयार किया। मैं आपको स्टैंडिंग ओवेशन भी देता, बट मैं खड़ा होऊंगा तो मैं फ्रेम से बाहर निकल जाऊंगा। आप लोगों का 3 ऐसे ठा लगा जाके निशाने में, जो आप लोगों की प्लानिंग थी, जो भी सोचा था आपने कि हमारा नया शो स्टार्ट हो रहा है, हम चाहते हैं जरा आग लग जाए, जो मैंने बनाई थी ना इंस्टा पे, हमने रील बनाई है, एग्जैक्टली वही कि आग लग जाए, वायरल हो जाए, रेटिंग आ जाए। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक। आपका जो पूरी थीम थी भाई, हम औरतों के हकूक की बात करेंगे, खलील साहब को बुलाएंगे। हालांकि मुझे कभी नहीं समझ लगा कि औरतों के हकूक की जब बात होनी होती है, खलील साहब हमेशा कैसा पहले नाम खलील साहब आ जाता है। हाँ,
लगती है कहीं ना कहीं आपको पता है कि उन्होंने जिस तरह का टेक देना है वो थोड़ा नेगेटिव बातें वे हो में चला जाएंगे, जाता है, कुछ गुस्सा बोलेंगे। करेंगे। इसके बरअक्स आप इतने और लोग हैं जिनको बुलाया जा सकता है एक काम और कंपोज मैनर में, प्रॉपर एक डिस्कशन हो। यहाँ पे खलील साहब आते हैं, वो की एक बात बोलेंगे, फिर आपको क्लिप कट जाएंगे, साथ हेडलाइन बनेंगे। हालांकि खलील साहब इतनी स्टेटमेंट्स पास कर चुके हैं ना, तो उन्होंने कहा कि मेक श्योर करने के लिए पूरी प्रॉपर आग लगे। उन्हें और अपने पूरे मसाले तैयार रखे हुए थे। तो उन्होंने कहा ऑडियंस ने अपनी एक कहानी बन ली ताकि वो थोड़े कटीले से सवाल फेंकेगी कि खलील साहब ने कहीं ना कहीं वो चाबी वाला होता है ना खिलौना, उसको आप ऐसे चाबी देते हो, वो में चलता है वैसे जैसे तालियां मारते हैं, उस टाइम का खिलौना है कि वो एक सवाल पूछ दो, फेमिनिस्ट वाला कुछ एंगल डाल दो, कुछ कर दो, वो साथ जवाब देते हैं। और साथ उन्हें मिक्स में साहिल अदीम डाल दिए ताकि बिल्कुल कोई कसर छूटे, फुल प्रूफ प्लान है कि कुछ ना कुछ तो हो। अभी पिछले कुछ महीनों में साहिल अदीम के बहुत शोज आए समाज पे, खुद बड़े क्लिप्स काटते हैं लोग, हमने देखा इनके। अभी वाले शो के भी हेवी फाइट हैपनिंग हो। आप लोग अपने शो के घंटे क्लिप में से उन्होंने 10 कोई क्लिप्स बना लिए हैं और सब में ये है कि फाइट आर्गुमेंट, फाइट, गर्ल किक्ड आउट। बहुत एक्सट्रीम थंबनेल्स हैं। मुझे पता है दुख इस बात का है कहीं ना कहीं जो शो की होस्ट है आयशा जहां ज़ेब, आपने माशरे में पोलराइजेशन को और बढ़ावा दिया। कहीं ना कहीं वो दो ग्रुप्स को और आपने डिवाइड कर दिया। जैसे अभी आप क्लिप्स कट रहे हैं सोशल मीडिया पे, जो कमेंट्स जो आ रहे हैं, बड़ा वो देम अस बन चुके हैं, है ना, तुम्हारा हमारा वाला हो चुका है। हालांकि एट द एंड हम सब पाकिस्तान में बेहतरी चाहते हैं, और तक हकूक की बात हो रही थी, बट कहीं ना कहीं बन गया ना ये उस तरफ के लोग हैं, ये उस तरफ के लोग हैं। ऐसा होगा बिना अगर आप बहुत ही एक रैडिकल एक्सट्रीम फेमिनिस्ट वाली अप्रोच लेकर आओगे और साथ आप बिल्कुल एक ट्रेडिशनिस्ट को बैठा दोगे, तो यही होगा आपस में। और वो भी इस तरह के लोग सारे जो सब भी आग बरगोला होने को तैयार होते हैं, एक बिल्कुल एक्सट्रीम उधर, एक बिल्कुल एक्सट्रीम उधर। खलील जी भी हमेशा लड़ाई के लिए तैयार होते हैं। वहां पर जो होस्ट थी वो भी बहुत गुस्से में हाइपर हो रही थी, साहिल भी हमेशा हाइपर हो जाते हैं। हालांकि पता है अगर आप इस तरह का एक और शो करें ना कि जहां पे आप कोई बताएं, औरत को बुलाएं जो औरत हकूक की बात करें और बिल्कुल अपने आप को एज अ फेमिनिस्ट आइडेंटिफाई करें और वो खड़ी खड़ी बातें करें और सामने पता नहीं कुछ औरतें भी जो आती हैं वो बड़ी वो रैडिकल अप्रोच लेके आती हैं, वाले थे, वो भी जंग करने आती हैं, कोई सुकून वाला नहीं आता। जब भी कोई शो में बुलाते हैं वो भी देखते हैं कि कौन है जो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। वही बात है ना कि वही आपने पोलराइजेशन और एक बढ़ावा दिया। मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि और एक्सट्रीम बात बढ़ती जा रही है। कि जो कमेंट्स भी आ रहे कि नहीं तुम्हारी तो कमेंट गलत है, अभी तुम उस साइड क्यों, मैं उस साइड की। मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात को लेके। और कहीं ना कहीं इनका वही प्लान था, खलील साहब आएंगे, व्यूज आएंगे, कंट्रोवर्सी होगी, आग लगेगी। मेरा अब सवाल है खलील साहब को इस बात का इल्म होगा, वैसे नहीं इल्म होगा कि उनका शो पे ऐसे बुलाया से जाता है? क्यों उन्हें लगता है कि मैं बहुत कोई कमाल के थॉट शेयर करता हूं? वो कहते हैं मैं बहुत कमाल के थॉट शेयर करता हूं, लोग हैं जो मेरे ऊपर उंगलियां उठाते हैं, मैं तैयार हूं सबका जवाब देने के लिए। ऑल ऑनेस्टी हमने पूरा शो देखा ये, अगर इस शो में से आप लड़की वाला चंक हटा दो ना, शो बहुत ही एक व्हाटएवर सा शो है कि बहुत ही इंटेलेक्चुअल, इसमें इस तरह की बातें नहीं है ना, पता नहीं क्या जो भी दिल करे। एक अगर टॉपिक शुरू किया उन्होंने कोई सही तरह जवाब दे नहीं सके। मैं इतनी चीजों पे क्रॉस क्वेश्चन करना चाहती थी कि ऐसे कैसे हो सकता है, बस जो अपने हिसाब से था वो करी जा रहे थे। एक मेन फोकस था तागूत पे, उसके बाद आगे जाकर शो में भी करेंगे। और कहीं ना कहीं पता नहीं बात बहुत घूमती कि स्टार्ट हुआ था औरतों के हकूक की बात करनी थी, और सॉरी टू से होस्ट ने नहीं सही संभाला। होस्ट ने कहीं भी किसी पॉइंट पे नहीं पूछा जो ताऊद का ही है कि आप बताएं एग्जैक्ट इसका मतलब क्या। उन्होंने कंफ्यूजन पे पूरा खेला इस शो में, कोई भी चीज क्लियर नहीं हो सकी कि चाहता क्या कोई व्यू पॉइंट। हमने पूरा ये शो देखा, हम शो की थोड़ी बात करेंगे और जो मोहतरमा का सवाल था जब मेन आग लगी उसकी बात हम एंड पे करेंगे। तो बेसिक शो में दो पैनलिस्ट मौजूद थे, साहिल अदीम और खलील रहमान कबर। होस्ट थी आयशा जहां ज़ेब और शो का जो थीम था, जो टॉपिक था, वो था औरतों के हकूक पर बात होनी थी। ह्यूमन राइट्स या वुमेन राइट्स, ये है आज का टॉपिक। आयशा जहां ज़ेब ने बड़े मजेदार, बहुत ही वैलिड सवाल पूछे, बट कहीं ना कहीं उनके जवाब ना मिल सके, है ना। उतने हर सवाल का जवाब गोलमोल हो जाता था, वहां से कहीं और चले जाते थे। साहिल साहब का जो मेन वो कहने की बात बार बार करते, ताऊद की बात उन्होंने बहुत की, आप ताऊद से आजादी मांगे। आप सबने वो क्लिप भी देखा होगा, बल्कि हम सब ने वो पहले वो क्लिप ही देखा था कि जो आया था सोशल मीडिया पे, जहां पे साहिल जी बात कर रहे थे। बात नहीं, एक बहुत ही हीटेड डिस्कशन हो रहा था एक ऑडियंस मेंबर के साथ, जो बाद में पता चला वो ऑडियंस थी, वो उनकी अपनी ही टीम मेंबर थी समा की। तो एक बहुत ही हीटेड डिस्कशन होता है जहां पे ताऊद का लफ्ज बार बार इस्तेमाल किया जाता कि इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है ताऊद, और आपको इस बात का पता ही नहीं है। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। तो मैं भी बड़ा हैरान हूं कि मुझे भी नहीं पता ताऊद क्या होता है। ईमान को भी पता था और हमारे ऑफिसर किसी को नहीं पता था। मैंने दोस्तों को पूछा, किसी को भी नहीं पता था। और जब मैंने ये शो देखा, हल्का सा मेरे दिमाग में ये था कि सबसे बड़ा जो गुनाह हमें पता है बचपन से, वो शिर्क है। कि जो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम हम सबने पढ़े हैं बचपन में स्कूल में, कि नमाज, ज़कात, हज, रोजे, और वन पे होता है तौहीद, अल्लाह की यूनिटी में मानना, और जो नहीं मानता शिर्क। तो सबसे बड़ा गुनाह यही होता है। तो वो बीच जब मैंने शो देखा, फिर मुझे पता चला कि ये शिर्क है, उसी को एक और वर्ड है तागूत।
बेसिकली शिर्क इज द एक्ट ऑफ वर्शिपिंग वाला तौहीद है, जो एंटिटी है जो कहने से अगर फिरौन है तो वो ताउत कर रहे हैं कि मुझे आके मानो, मुझे वर्शिप करो, मेरे आगे नाउजुबिल्लाह सजदा करो, और शिर्क इज द एक्ट ऑफ डूइंग क्योंकि हम सब ने कुरान पाक पढ़ा है, कुछ लोग तर्जुमे के साथ पढ़ा है, कुछ तर्जुमे के बगैर पढ़ा है, और जिन लोगों को अरबी आती है वो लोग और इसको बेहतर समझ सकते हैं, बट हमें ज्यादा लोगों को अरबी नहीं आती, तो बहुत से ऐसे अल्फाज जिनका मतलब हमें नहीं पता, और आप इन्हें भी कंफ्यूजन फैला रहे हो, उसको बेसिक वर्ड्स में भी समझा सकते, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा था। पता है ऑनेस्टली आफ्टर सीधा शो मैं कहता आप जब उस लड़की को बार-बार कहते कि बेटा ये इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है ताऊत, आपको पता ही नहीं है। इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तागूत। और आपको नहीं पता था। वो लड़की थोड़ी बौखला गई उस वक्त पे कि वो कहती सर शिर्क है, इस शिर्क की बात ही कर रहे थे। पूरे घंटे के एपिसोड में आप ही सही तरह नहीं समझा सके मुझे, मैं गलत समझ गई थी इस कॉन्सेप्ट को। मैंने ईमान और मेरी बहुत एक डिस्कशन हुई रात को, हम दोनों ने शो देखा और हम दोनों का मतलब अलग निकला, तो हमने और कुछ नहीं बढ़ा, हमने इनका शो देखा बस। मुझे क्योंकि बार-बार वो कह रहे थे कोई भी बाप हो अपनी बेटी की गलत तरह से निकाह करवा दे उसकी मर्जी के बगैर, अथॉरिटी जताए तो वो ताऊद है, वो ताऊद है। मुझे जो ताऊद का मतलब समझ लगा था इनकी बात समझने, इनकी बात सुनने से, उसकी पहले बात करूंगा, उसके बाद ईमान ने पता किया, राकेश जौलक से बात की, उन्हें ईमान को समझाया। मुझे समझ लगा था वो ये जो बात बार-बार करे थे, वो ये बात ये करे थे कि अल्लाह ने प्रॉपर हम सबको एक जिंदगी गुजारने का तरीका बताया है, रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, और हम सब जो दुनिया भर में लोग हैं, हम सब कहीं ना कहीं उनसे थोड़ा भटक चुके हैं, और हमने बहुत से रूल्स अपने हाथ में ले लिया, और जिसने उन रूल्स को अपने हाथ में लिया है वो ताऊत कर रहा है, और आप उस बंदे को कॉल आउट करें। ताऊत कहते हैं उस ऐसे सिस्टम को जो अल्लाह के सिस्टम के अलावा बना लिया हो। तो चाहे वो उसमें ये हो कि आप कपड़ों की बात करें, किसी बात पर भी जाए ना, बाप शादी कर रहा है, प्रॉपर्टी की बात करें, कुछ भी वहां पे आप ताऊत की बात कर सकते। मुझे समझ ये लगी थी इस बात मुझे भी ये समझ लगी वो यही समझा रहे थे, बट वो गलत समझा रहे थे। असली में ये मतलब नहीं है। असली में अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको जो मतलब मिलेगा अच्छा समझाया था, बहुत अच्छा समझाया है। वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लिप भी चला देती हूँ। तो बेसिकली शिर्क जो है ना, दैट्स द एक्ट ऑफ एसोसिएटिंग पार्टनर्स विद अल्लाह। तागूत इज द एंटिटी which is worshipped other than Allah subhanahu wa ta'ala. So for example, worshipping an idol is shirk. The idol itself is taghut, right? कि वो उसको लोग वर्शिप करते हैं, जिस तरह के मक्का में होता था बिफोर द प्रॉफिटहुड, तो ये होता था वहाँ पे, बहुत ज़्यादा होता था। 360 आइडल्स थे मक्का के अंदर, काबा में। तो द थिंग इज़ के हर बंदा जो गुनाहगार है वो तागूत नहीं है, सही है। सो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज़ अ फादर हु इज़, उसकी एक सर्टन लेवल ऑफ अथॉरिटी भी होती है घर में ऑब्वियसली, बट अगर वो लेट्स से कि कहीं पे जबर कर रहा है या कोई अपनी लाइन को क्रॉस कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वो जालिम है, वो जुल्म कर रहा है, बट वो तागूत नहीं है। तागूत का मतलब है समवन हु वांट्स टू बी वर्शिप्ड। वर्शिप का मतलब क्या हो सकता है कि उसके आगे सजदे किए जाएं, उसको उसकी जायज़ नाजायज़ हर बात जो है वो ओबे की जाए। आप कह लो कि उसको मतलब जो भी चीज़ फॉर एग्जांपल एक एक्ट ऑफ वर्शिप है ना, वो बेसिकली वो अपने लिए चाहता है। तो चाहे वो दुआ मांगना है, वो भी एक एक्ट ऑफ वर्शिप है, जिस तरह की हदीस में आता है कि अद्दुआ हुवल इबादा। तो जो चाहता है मेरे से दुआ मांगी जाए, जो चाहता है कि मेरे आगे सजदे किए जाएँ, जो कहता है कि मुझे वो ऑनर और इज़्ज़त दिया जाए जो अल्लाह के लिए ड्यू है, सो दिस पर्सन और दिस एंटिटी वुड बी अ तागूत। तो आई होप कि इससे थोड़ा सा जरा क्लैरिफाई हो गया होगा इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। तो मुझे इतना इजीली समझ लग गया, पता नहीं वो इतने घंटे में भी उनकी मैंने और क्लिप्स ढूंढे कि मैं समझ सकूं। उनके यूट्यूब में बहुत से क्लिप्स हैं ताऊत के ऊपर। जो हम खानदान कबीले के लिए जो कर रहे हैं ना, वो ये सब तागूत हैं। उनका मेन हमेशा हर अपनी जिस तरह टॉक में वो ताऊत को जरूर लेके आते हैं। ये ताऊत की बात कर रहे थे, जो मैंने टॉक से बातों को समझा, वो जिस एग्जांपल्स बार-बार देते थे कि जैसे वो इंसान अगर एक बेटी की शादी बाप अपनी मर्जी से कर दे, उससे पूछे बगैर, तो वो जाए मस्जिद में और जाके कहे कि भाई फतवा लगा दो मेरे बाप के ऊपर। जाहिल बाप अपनी बेटी के हकूक सल्ब करेगा, उसको डर होगा 40 साल की कैद है। या बेसिकली वो मोबिलाइज करे खवातीन को कि भी आओ हम सब चले मस्जिद जाके, औरतों को मस्जिद को यूटिलाइज करें, वो बैठे हुए हैं, उनकी चांदी हो जानी है। और जाके कहने कि ये इस्लाम में जो हमें जो दी गई हमें वो उनको हमें नहीं मिल रहे और ये उनके खिलाफ जा रहे हैं और ये तागूत कर रहे हैं। आप तागूत से आज़ादी मांग, सारी मस्जिदें आपके साथ लाइन में खड़ी होंगी। जबकि बहुत डिफरेंट है डेफिनेशन दोनों, अगर कंपेयर करो वो ताऊत क्या और ये ताऊत। हालांकि इनकी बात ही मान एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड के हिसाब से बड़ी सही लगी इनकी बात सही, बट वो ताऊत वर्ड के साथ गलत करें। ताऊत इज नॉट दिस, तो वो मुझे लग रहा है कि आप इनकी बात जो मैंने एग्री किया वो ये था कि अगर पता हो ना कि आपको सजा मिलेगी, आप कुछ गलत करोगे तो आपको लॉ, आपको जिसे कहते हैं बाहर के मुल्कों में हर मुल्क में डिफरेंट गुनाह के डिफरेंट होते हैं, रूल्स होते हैं। तो जहां पे जिस गुनाह का रूल बहुत होता है, स्ट्रिक्ट होता है, वहां पे बंदा उससे डरता है। जैसे बाहर के मुल्कों में छोटी छोटी बातें होती हैं कि दुबई में सुना हमने कि पार्किंग को लेके, स्पीडिंग को लेके, इशारे तोड़ने को लेके वहां पे फाइन बहुत बड़े-बड़े होते हैं, तो लोग डरते हैं, कांपते हैं। गंद फेंकने को लेके हमारे मुल्क में खैर इस तरह के रूल्स तो है ही नहीं। इस तरह और किसी बात पर एक बहुत
कड़ा आपको पता ना एक्शन हो तो आप उससे डरोगे, आप उसको कहने की फॉलो करोगे। एक को सरेआम फांसी मिलेगी, सब पे टेरर फैलेगा। अबे आपकी जो अगली आएगी नस्ल वो उस बात से बिल्कुल वो कहने की वो तब पहली नस्ल गांव के लेवल के ऊपर ट्रेन होगी। क्योंकि कुछ बेसिक राइट्स हैं वो तो मिलने चाहिए, बट मुझे साहिल जी की तो बातें सुन के मैं ना बहुत बेसिक बातों की बात को ये बातें करते हैं बड़े लेवल पे, प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे, जो प्रॉपर्टी राइट्स की बात करते हैं, तो प्रॉपर्टी के ऊपर भी तो सजा होनी चाहिए। सजा कहाँ है किसी को पता ही नहीं। औरतों को शादी बाहर बार ये तो बातें बार बार रिपीट होती थी। निकाह ऐसे हराम हो जाता तो वो वहां पे आदमी जबरदस्ती अपनी बेटी की शादी नहीं करा सकता। जो लड़की को शादी का अपनी चॉइस का हक है, जो कि मैं अपनी मर्जी से का चाहूँ लाइफ पार्टनर, और प्रॉपर्टी की बात बार बार होती है कि जो इसके खिलाफ जो है उसको अकाउंटेबल होल्ड किया, जिसको सजा मिले, प्रॉपर्टी के ऊपर ये वाला काम किया गया तो इसकी इतनी सजा दो, ताकि जो वो इस खौफ से इसको ना खराब कुछ करें, ताकि अगली जनरेशन इस बात को पहले समझ सके। हाँ। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है साहिल जी जो काफी बातें करते हैं ना, वो अब जैसे इस्लाम में फैमिली को प्रमोट करता है, वो थोड़ा थोड़ा मुझे लगता है फैमिली के खिलाफ कर रहे हैं कि आपने बाप भाई हर किसी को अपने उंगली उठानी है, कि कोई भी डिसीजन, मतलब कि बहुत जगह होता है कि बिल्कुल नाइंसाफी ना करे, बट काफी जगह आपकी फैमिली बेहतर डिसीजन बता सकती है शादी को लेके। मेरा बाप अगर मेरी बीवी का डिसीजन ले रहा है तो मैं अपनी अना कुर्बान करूं। मैं अब एक और मैंने इनका देखा था टॉक, वहां पे वो कह रहे थे कि आपकी प्राइवेसी होती है, माँ आपका फोन नहीं चेक कर सकती, वो बहुत सी मतलब कि मुझे उनकी बातों से खैर आई डोंट अग्री, हो सकता है कुछ लोग एग्री करें कुछ लोग नहीं एग्री करें, मुझे लग रहा है थोड़ा एक्सट्रीम पे जा रहे हैं, खलील एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। खलील साहब ने भी बीच में बातों को उठाया, टच किया कि आप बहुत आइडियलिस्टिक बातें कर रहे हैं। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ, ये एक बहुत बड़ा ख्वाब है जो आप देख रहे हैं। मतलब ऐसे नहीं हो सकता, मतलब वो आप जो बात कहते कर रहे हैं, शादी से डिवोर्स लो, जब अब उन्होंने बहुत अच्छा होस्ट ने भी बोला कि किस तरह डिवोर्स लें, बहुत सी चीजें आपको देखनी पड़ती हैं, बट वो कहते कि बस हर साहिल साहब की चीज। एक बात जो मुझे बहुत एक्सट्रीम लगी थी, वो मैंने खास पेन पॉइंट की थी, अपने लिखा था बोलने के लिए। इन्हें कहा था कि अगर एक लड़की की शादी होती है ना, मतलब बाप करता है जबरदस्ती के साथ, और आप जो गांव में सोच लड़की जो है कि बाप ने कहा तेरी शादी वहां पर होगी, बस जुबान दे चुका हूँ, और अगर लड़की कुछ नहीं बोलती तो मरने का उसको अकाउंटेबल होल्ड किया जाएगा। आखिरत में खवातीन सवाल आपसे होना है कि आपने हाँ ऐसे 2 नंबर को क्यों की थी? तुमने क्यों नहीं बोला? बाप को नहीं, बाप से नहीं होना। सबने बोला, खलीसा बोला कि बाप मतलब वो कैसे करे, होस्ट से बोला, ये तो बढ़िया Suppression अजीब तो सी बात हमारे है यहाँ सर। मौजूद है। हाँ, सप्रेशन तो है सर। उन्होंने कहा नहीं, आपको इस दुनिया का डर था, आपको आखिरत का डर नहीं था। ये समझ रहे हैं कि ये वाला प्रेशर ज्यादा है और आखिरत का प्रेशर कम। सर ये भी ताबूत आ गया, क्या हमने ताबूत क्यों नहीं किया, आप जाके क्यों नहीं किया मस्जिद में? करोड़ों बच्चियां जो हैं उनकी शादियां हुई हैं आज तक। इसीलिए कह रहा हूँ ताबूत है। सेट करो, मुझे वो नहीं समझ लग रहा कि आपने हर चीज में लाइक वही इन एन आइडियल वर्ल्ड के हर चीज में आप आवाज उठा सको, बट कुछ चीजें होती हैं आपको अपनी सोसाइटी का, अपनी फैमिली का हर चीज देखनी पड़ती है। उनका मेन फोकस था ताबूत पे कि हम ताबूत कि हम जब सब खबर। लड़की ने भी सवाल में यही बोला कि 100 दफा बोल चुके हुए हैं, सुन लिया मैंने आपसे कि आप ताऊद लगे हुए हैं। पहले आपने ताबूत का लफ्ज सुना हुआ था? नहीं, मैंने आपसे ही बहुत दफा 200-300 दफा सुन ली। और अब भी जो उनकी जो मेन एक बात जो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, जहां उन्होंने कहा कि मैंने, अब मुझे पता इन्होंने कहाँ पे ये स्टडी की है, कहाँ पे इन्होंने एक सैंपल इकट्ठा किया, और पूरा इनका सेशन सुनने के बाद मुझे इनके सैंपल बिल्कुल भी यकीन नहीं है। आई एम सॉरी, आई एम श्योर इनके बहुत से फैंस होंगे और बिल्कुल हक के लोगों को फैन होने का, बट एक बात हमेशा कहूँगा, किसी के भी फैन आप बने, चाहे वो कोई एक्टर है चाहे वो कोई स्कॉलर, आप हमेशा इस बात को ध्यान में रखें कि वो बंदा कहाँ सही जा रहा है, कहाँ आपको लगा सवाल उठाना चाहिए। आपको परफेक्ट कोई नहीं होता, तो कोई भी ये नहीं होता कि ब्लैक व्हाइट कुछ नहीं होता, हर जगह सवाल उठाना चाहिए। इनकी जो ये इनका जो कमेंट था कि आदमियों में 25 जाहिल हैं, 100 में से 25 मर्द अज्जड और जाहिल निकलेंगे। 50 50-50 हैं, अगेन वेग टर्म। 50 मर्द 50-50 निकलेंगे। इसका क्या मतलब मुझे बता, 50-50 क्या मतलब है, और 25 बहुत ही एलोक्वेंट है, ठीक है, और 25 मर्द बिल्कुल एलोक्वेंट निकलेंगे, और औरतों में 95 जाहिल हैं, और 100 औरतों का लें 95% ऐसी अज्जड और जाहिल मिलेंगे उनको पता ही नहीं होगा, और 5 एलोक्वेंट है। जबकि मुझे समझ लगे लिटरेसी होता है कि आपको लिखना पढ़ना है, मतलब कौन से किस हिसाब से इनकी डेफिनेशन थी, क्या था? अब मुझे ऑनेस्टली परसेंटेज में गलत बता इतने रहे हैं। एक्सट्रीम ये दो नंबर्स थे कि मतलब आदमियों में 25 एलोक्वेंट हैं, 50 हैं, मतलब और आपने अगर गूगल पे जाके कोई आप लिटरेसी का 2019 किसी का भी आप निकाल लेंगे लिस्ट, आपको परसेंटेज मिल जाएगी। पता नहीं कौन सी अपनी अंधाधुन फायरिंग कर रहे थे कि मैंने अपने हिसाब से लिटरेसी रेट करना है, पता नहीं, मुझे नहीं पता अपने। बिकॉज उनका मेन फोकस वही था बार बार कहीं ना कहीं कि भाई आप जाके मस्जिद जाएं, आप सब मोबिलाइज करें, आप जाके, उनका मेन ये था कि औरत मात सब कुछ हो रहा है। उनकी बड़ी आइडियलिस्टिक सोच थी कि आप मस्जिद में जाएं, जाके इस्लाम को आप, लेकिन मुझे पता है कि लड़कियां जाएंगी मस्जिद में तो मौलवी कहेंगे जा पुत्र इंज नहीं होता, जाके जब अपने प्यो दी गल सुनो जाके, वो ये कहेंगे, तो वही चाहते थे कि मस्जिदों में जाके फतवे लगवाएं। मैं खैर बहुत ही वो अलग जगह जाऊंगी, अभी तो हमारी मस्जिद सेफ नहीं है उस तरह से, बच्चों के साथ क्या हो रहा था, तो आप कौन सी दुनिया में बिल्कुल ही चले गए कि सब जाके हुकूक वहां से मांगने लग जाएं, तो ये बहुत ही अपने माइंड में एक फैंटेसी जी की कुछ बातें मुझे अच्छी भी लगी। उन्होंने जिस तरह कहा कि जो मस्जिद है वहां पे हर जुमे को
सब आपके ऐसे कोई इदारा नहीं जहाँ पे हाँ, आपके सारे आदमी जहाँ चाहते हो वहाँ पे पार्टिसिपेट करते हो। कोई ऐसा एजुकेशन सेंटर नहीं है जो पूरी कौम के मर्दों को इकट्ठा करता हो। तो बड़ी एक इंपॉर्टेंट, बड़ी पावरफुल वहाँ जगह पे है। बहुत- वहाँ पे क्या हाँ। बात होती है, यहाँ पे क्या खुतबा होते हैं। तो वहाँ पे अगर ऐसे मॉल में जो इतने थोड़े जरा इतने इन्फॉर्म नहीं है तो क्या बात हाँ, करेंगे। वैसे अगर वहाँ पर इन्फॉर्म्ड लोग हों तो कितना कुछ एज ए सोसाइटी हम लोग बदल सकते हैं कि वो एक हर हफ्ते एक अच्छी बात अगर सिखा दें बेसिक वर्ड्स में भी, तो कितना कुछ बदल सकता है। मुझे लगता है ना मोटिवेशनल स्पीकर बनना चाहिए, रिलीजन को बीच में ना लेके। जैसे कुछ बातें मुझे इनकी अच्छी लगती है कि औरतों को अल्लाह पाक से डरना चाहिए कि अगर आपको कभी लगे कि आपको रोजी नहीं मिले, कुछ नहीं मिलेगी, आप डिसीजन लो और आप बेबाक होकर अपने डिसीजन लेते रहो। ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेगा, तलाक दे देगा, मुझे मेरा अल्लाह पालने वाला, तो मैं असूल पे कॉम्प्रोमाइज। तो काफी चीजों में वो एम्पावर भी कर रहे थे, बट कुछ टर्म्स इनको मुझे लग रहा था कि सही तरह थोड़ा वेग रख के उलट पुलट कर रहे थे। तो आगे बढ़ें। आगे बात करते हैं उस भी मेन मुद्दे की। आपको पहले माफी मांगनी चाहिए आई गेस। भाई उस हीटेड डिस्कशन की बात करें जो उन मोहतरमा और साहिल जी के बीच में हुआ, तो भाई फर्स्टली तो ये बात बताना सबको फिर से बहुत अहम है कि वो जो मोहतरमा थी वो समा की टीम मेंबर थी, वो एक सहाफ़ी हैं। अच्छा, शुरू से बैठी हुई थी वो माइक पकड़ के, उन्हें हाँ। पता कि मेरी बारी हालांकि आएगी। मैंने क्लिप देखा था ना इसका सोशल मीडिया पे इस स्टॉक का, तो जो साथ लड़की थी ना दूसरी वाली, मैं उसको पहचान गया था। वो आयशा जहां का शो आता था पहले चौक टाइम्स वाला, तो उसमें वो 2-3 लड़कियां आती होती थी। अच्छा, वो थोड़ा बट्स द 4 वन टाइप शो करती थी बीच ऑडियंस में, बहुत वो लड़की वही थी। और ऑडियंस बहुत थोड़ी सी थी, तो लाइक बड़ी प्लान्ड सी ऑडियंस थी। ये नहीं हो सकता कि एक बहुत भरा वो था कि मजमे के बीच में से एक कोई उठ के आ गया। तो बहुत इजी था आपका ये फिल्टर करना कि किसको आपने बिठाना है, किसको नहीं बिठाना। अब लड़की थी ना, लड़की के पास इतना सुनहरा मौका था अपने माइक का सही इस्तेमाल करने का और प्रॉपर सवाल पूछने का, जहां पे साहिल साहब पता नहीं उसका क्या जादू बातें, बट कहीं ना कि वो अपनी बदतमीजी में और कहीं ना कि वो अपने एक मगहूपन टिप में। पे निकल गई कि आप माफी मांगे, तो वो भटक गई। तो आप माफी मांग ले, आपका क्या जाता है? ये माफी मांगे और आप माफी भी मांगे। हाँ, उनके भटकने की वजह से मेन मुद्दा खत्म हो गया और वो भी थोड़ी सॉरी टू से जाहिल लगी मुझे। हालांकि वो अगर कहती ना कि साहिल जी आपने जो कहा है 95% खवातीन हैं, चाहे आपने किस बिना पे क्या है आप मुझे आपने बताएं। रेट कहाँ से हाँ, लिया है, आपने क्या किया है? कुछ भी नहीं, वो कोई आप logic माफी नहीं मांगी, था। वो अपने ट्रिप पे निकल गई और साहिल साहब अपना उल्टा ट्रिप पे निकल और मुझे- गए। दोनों जिसके बातें ऐसे कर रहे थे, वो कहती ABC, वो कहते 1 2 3। सुन बेटा बात सुन, ये बहस नहीं कर रहा यहाँ हूँ, पे सुन लो। टॉपिक था, बात सुन इस्लाम लो। में गुनाहों का नहीं था। वो कहती फ्रेंच, वो कहते पंजाबी। आप मानो नहीं मानो, आप मेरे से मुझे नहीं एग्री करती, पर आप इस तरह बात नहीं कर सकते हाँ। मुझसे कि आपने जो 203 दफा 200-300 दफा सुन लिए। आए हल्का हल्का रोल कर रही थी, थोड़ी थोड़ी सार्कास्टिक और थी आपके सामने And ही girl, बैठे you're हुए a इस पर। journalist, आपको पता है इस मुल्क में कितनी एक थिन लाइन है। आप समझो सब लोग, मैं किस बात को डिस्कस कर रहा हूँ कि वो आप लाइन क्रॉस कर चुकी थी। हाँ। वो तो शुक्र है इन्होंने खुद ही काट कूट दिया बीच में, पर काटने लाइन की पता नहीं क्या इन्होंने काटा है, इन्होंने गलत पार्ट काटा है। इन्होंने वो अरबिक वर्ड्स को हाँ। काटा, बट वो साइलेंट लगा दिया अपने Instagram पे। Exactly, हाँ। उन्होंने कहा मैं तो लगाऊंगा। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून। अल खलीजी का उन्होंने पार्ट काटा जिसमें खलील जी ने कहा था कि हाँ। बाहर इसको फेंको यहाँ से। तकलीफ है खवातीन के आप राइट्स पे बात करने बदतमीजी में, मत मुझे भी कीजिए, तकलीफ है। क्यों टेपो भाई? तो बहुत ही- खलील जी तो खैर वैसे बहुत जज्बाती नॉर्मली हो जाती, यहाँ पे तो खैर खलील उनका- जी तो वैसे कहते हैं उनके ना। उनके जज्बात बनते भी थे कि लड़की ने बहुत एक ऑफ सी बात की थी उस वक्त। हाँ, खलील जी बट वैसे ही कहते हैं कोई लड़की बोलेगी थोड़ी सी आवाज में तो मैं अच्छा, तो वहां पे उसको- मेरा कट लग गया। आगे चलते हैं और ऑडियंस से सवाल लेते हैं। एग्जैक्टली, वहां पे आगे खलील साहब ने क्या कहा, मुझे लग रहा है वैसे ना, मे बी रॉन्ग, खलील साहब बहुत भड़के होंगे। तो भाई आयशा का खलील जी अपनी कुड़ी साडी है बैठी हुई है, बस समझा करो। तो वो आयशा भड़के होंगे, उन्होंने वहां पे कट किया, कूल डाउन किया, वो शूट रिज्यूम किया। पता नहीं, हाँ प्रॉब्ली लड़की अपनी लड़की थी ना। अपनी लड़की थी जो भी नहीं थी, बट खलील जी उस वक्त गुस्से में हो कुछ, उन्होंने ऐसे उठे होंगे कुछ हाँ। कि ये क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ। चुप करो तुम, ऐसे कुछ क्या होगा, तो उन्होंने वहां पे काट दिया। तो अगर आपने काटने थे तो शो को ही आपको जिस तरह करते कि वो वहां से हालांकि खत्म हो लड़की का जाता। बेसिक सवाल गलत नहीं था, बट वो सवाल को लेके कहीं और चली गई। कहीं और चली गई और फिर बहुत वो एग्रेसिव हो रही थी पूरी बात पे कि मुझे बताएं आप कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सी वर्स में। वरना आलिम ये को कहाँ पे जाहिल लिखा में हुआ है? फर्क मुझे नहीं कर रेफरेंस सकते दे, मुझे रेफरेंस दे, कहाँ पे लिखा हुआ है? बिकॉज वो भी थोड़ा केयर थे और कि साहिल साहब भी गैस लाइटिंग करके काफी ज्यादा, वो तो लग रहा था कि बहुत प्रो थे इस चीज में। बेटा मेरी बात सुनो, बेटा इस्लाम में सुन बेटा बात सुन, बहस ये नहीं कर रहा यहाँ हूँ, पे सुन लो। टॉपिक सुना बेटा, आपको ताऊत का मतलब पता है, इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है, आपको पता ही नहीं है। हाँ, तो उनका मतलब कि अगर आपके काश साथ उस लड़के के दिमाग चलता, वो तो शिर्क होता है, तो आप भी शिर्क की बात करें ना। वो तो हमें भी नहीं समझ लग रहा था जिस तरह उन्होंने मैं भी explain talk किया था। समझ के समझा, वो But शिर की बात कर रहे हैं मैं बार-बार। साहिल जी को ये कहूंगी कि मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने अपना लाइक गुस्से में नहीं आया, बिकॉज़ वो बहुत दफा बहुत से इंटरव्यूज में गुस्से में भी आ जाते हैं, कोई मेरे से क्यों सवाल पूछ रहा है, तो उन्होंने बेटा बेटा करते करते ही एड्रेस किया और वो सामने बेटा बेटा करना भी हल्का सा वही होता है, हल्का बेटा सा को एक होता है, हल्का सा एक कहना किसी को लड़के को बेटा कहना वो ईगो हल्का क्लैश सा आता है। हल्का सा होता है कि साहिल जी की उम्र कितनी होगी, बहुत बड़े होंगे क्या,
इस तरह की लड़की को नॉर्मल, अगर मैं बात किसी और तक ले जाऊं, बट बेटा कहना भी अच्छा, थोड़ा वही होता है, एक पावर भी होता है 20 साल की तो होगी तुम्हें ताऊद का मतलब नहीं पता तो 20 प्लस उम्र होगी आपकी, तागूत का लफ्ज पहली दफा सुना उसको। हो सकता है नहीं पता हो आपको, एज ए स्कॉलर हमेशा इस तरह आप रखना बेटा है क्या आप आपके बेटा क्या ये सामने- कह दो ना कि मैं आपसे बड़ा हूं, मैं ज्यादा आपसे इन्फॉर्म्ड हूं, बट बेटा आपको नहीं आपके पता। सामने कभी भी कोई भी इस तरह का बंदा आ सकता है जिसको एक चीज नहीं पता हो, तो आप इस्लाम को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हुए समझाएंगे उनको कि ये मतलब, कभी ये नहीं कहेंगे कि तुम तो जाहिल हो, तुम्हें खैर पता नहीं पॉइंट है। बीइंग, इस जो पूरा शो था, इस शो में सब लोग अपने मतलब अपनी जगह पे कहने का था, इस हमाम में सब नंगे थे, कहने कि सब अपने तौर पे बातें करते, कोई भी इसमें बिल्कुल नीट नहीं था, और बहुत ही बिखरी बिखरी बातें हुई, और बहुत ही कहने कुछ अच्छी बातें भी हुई, बट समहाउ बहुत ही एक ब्लरी सा धुंधला सा एंड पे। हाँ, और आप लोग अपना टेक देंगे कि मैं तो बहुत घबराई हुई उस पूरे पॉइंट को लेके कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है, because सब बहुत एक्सट्रीम पे चले जाते हैं। तो बस अल्लाह पाक मालिक हैं इस पॉइंट को लेके। हाँ, आगे बढ़ते हैं। खलील साहब के कमेंट का सिलसिला तो नहीं रुका भाई। खलील साहब ने एक के बाद एक फायर कसे, अगला फायर जो इन्होंने कसा वो कसा इन्होंने नुमान इजाज जी की तरफ, और कहीं ना कहीं मैं इस फायर को देख के मैंने कहा भाई ये तो ऐसा है कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं। कस नुमान इजाज और खलील रहमान कमर मेरे मुताबिक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इन दोनों की जो पर्सनालिटीज हैं, जो इनकी कहीं ना कहीं एक है ना हल्का वो है पुराना गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग की रेफरेंस वापस आ गई है। ये गॉडजिला वर्सेस गॉडजिला ही है। अच्छा, okay. दोनों एग्जैक्ट सेम है, एक पिंक गॉडजिला एक ब्लू गॉडजिला। कस दोनों में ये कि मैं सही हूं। कस नुमान जी का भी हमने बहुत सुना है, नुमान जी ने पहले अपने शो में बोला कि मैं हूं खलील को लेके आने वाला। नुमान जी एक एक्टर हैं, ये एक राइटर हैं। हाँ, वो कहते हैं मैं लेके आया, वो कहता हूँ मैं लोगों को बताता हूँ कि किसको मैंने कास्ट करना है। दोनों बहुत ही इनका मसला बहुत देश चलता आ रहा है, बहुत इसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ है इसके अंदर, क्योंकि बहुत सी जगह बहुत सी बातें दोनों कर चुके हैं एक के खिलाफ। जैसे नुमान जी का एक पुराना क्लिप सामने आया जहाँ पे वो खलील नुमान कमर के बारे में बात कर रहे हैं। मेंटली सिक, उनके बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। तो प्रॉब्ली खलील साहब ने भी उस क्लिप के जवाब में कहा कि मैं भी नफरत करता हूं। खलीलुर रहमान कमर ने किसी से नफरत की है, नुमान इजाज, और उन्हें वाज़ तौर बताया है कि लड़ाइयां और आपकी नाराजगी होती है, बट नफरत मैं करता हूं इस आदमी से। नफरत की नफरत इसी एक आदमी से। फिर आगे से उन्होंने सवाल पूछा कि आपने तो उनको अपने ड्रामे में लिया था, उन्होंने कहा वो रोल इस तरह का नेगेटिव सा था, मुझे पता था ये इंसान है ही असली में ऐसा। घटिया आदमी का रोल था, उसको नेचुरल परफॉर्मेंस करना थी, तो कितनी अच्छी तरह करेगा, उसको कुछ भी एक्टिंग करनी नहीं पड़ी, वो जो है जितना घटिया उतना ही घटिया रोल था वो। तो बहुत ही अच्छा, नुमान शाह ने अभी इनकी स्टेटमेंट के बाद अपना एक स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने कहा as seed always grows with no sound but the tree falls with huge noise, it means that destruction has noise but creation has quiet. This is the power of silence, so grow silently. Allah bless you all. किसी में अगर इतना जिगरा है, हिम्मत है, इन दोनों को बुलाए इकट्ठे एक शो में, ये भी कर सकते हैं ना अपने समाग शो में ही। मुकालमा हाँ, विद खलील साहब और गेस्ट नुमान जाज। नुमान जाज आएंगे ही नहीं। ईमान इफ दे लाइक एक अच्छी उन्होंने अमाउंट ऑफर करे, व्हाई नॉट? वो हो ही नहीं सके, एक डिस्कशन ही है ना, वो शो कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? दोनों उठ के चल जाएंगे, कितनी 5 मिनट में कौन बिठाएगा उनको? किसी एक ने दूसरे की सुननी नहीं है, तो वो शो कभी पॉसिबल नहीं। कुछ चीजें होती हैं आपके ख्वाब ही रह जाते हैं, वो कभी पॉसिबल नहीं होती, ये वाली चीज कभी पॉसिबल नहीं होगी। कस खलील साहब ना बहुत वोकल होते हैं अपने जज्बात को लेके कि मैं इसको पसंद करता हूँ। खलील जी के साथ पहला कोई बंदे आए हैं इस तरह जिनका मुकाबला है, वरना बड़े बड़े लोग खलील जी कहते हैं कि वो मेरे सामने काम गए, मैं ही बताता हूँ कि किसको मैंने कास्ट करना है, मैं नाम नहीं लूंगी किसी का, सब घबराते हैं खलील जी से, बड़े बड़े लोग, खलील जी ने हमारे बारे में क्या कहा? इंटरनेशनल लोग। अच्छा, खलील जी ने क्या कहा तुम्हारे बारे में जब हमने ने कॉल किया था कि मेरा भांजा है? कुछ बोला, बड़ा फनी सा कुछ था, कुछ लानते भेजी थी, मैं भूल गई मैं क्या बोला था। Ridiculous people, what are they saying? पता नहीं ऐसे कुछ अच्छा, anyhow, तो नुमान जाज और वही गॉडजिला का मुकाबला अब आगे क्या होगा ये वक्त ही बताएगा। हाँ, आगे बढ़े फिर। हाँ। आगे बढ़ते हैं अभी खलील साहब के कहते हैं ना जो गोलियां बंदूक में उनकी गोलियां बहुत ज्यादा बुरा वक्त भी चल रहा है कि एकदम उनकी सारी बातें पकड़ी जा रही, बैक टू बैक, वो इतने शो पे शो करी जा रहे हैं। लड़की क्या पकड़ी जा रही बातें, खुद जा कह रहे मुझे पकड़ो। पर एकदम ही आ गया ना कि लाइक 3-4 इकट्ठी डिफरेंट एपिसोडों में बातें आ गई। मजा आता है कहने के, जाते हैं चर्चा होती है फिर वो हंसते हैं, अरे मजा यार, हाँ यार वो मैं गया था शो में, बस कुछ बातें बोल दी, हाँ बस ऐसे बैठे ग्रुप पे बैठ के, हाँ यार बस मैं गया था, तो वो तो पता ही है, वो मैं बोल देते हैं। अब मैं सेंसर कर रहा हूँ जरा, उन्हें कुछ और बोलना था, इससे बड़ी उनकी वाह होती ना कि आप तो बड़े गेनस खलील जी। खलील जी ने क्या किया? खलील जी ने किया डिस्ट्रैक्ट, लव बोले तो से, लव बोले तो प्यार, लव बोले तो के पर जो बात है इससे पहले मैं जरा अपनी तरफ रुख मोड़ मेरी राइटिंग में सवाल ना उठे। हाँ, मेरी राइटिंग से पहले मैं वो कर लूं। उन्होंने अगले पॉडकास्ट में भी बोला खलील क्या
कि मेरी जो राइटिंग है ना, मैं सब कुछ कुरान से सीख करता हूँ। मेरे हर ड्रामे में एक कुरान रिलेटेड मैसेज होता है। कोई ड्रामा उठाइए, मैं आपको बता दूंगा इसका ताल्लुक कौन सी आयत से। आप मुझसे आके कभी सवाल पूछे, मैं पूछ रहा था जेंटलमैन में क्या मैसेज था, बट उन्होंने कहा हर एक ड्रामे में आपको मैं इस्लाम भी सिखा रहा हूँ। मैंने अपने ड्रामों के थ्रू लोगों को कुरान पढ़ाया है। क्या बात है भाई। तो देख, और खलील साहब की हम बात करते हैं अगली गोली की। अगली गोली का निशाना हुआ सबा कमर की तरफ। हाँ। और उन्होंने सबा कमर को लेके एक सिट पास की और कहा कि भाई सबा कमर को, मेरा नहीं ख्याल मैं अब उसके साथ काम करूंगा। वो बेहुदा कपड़े पहनती है, मैं उनको कभी अपने शो में कोई किसी ड्रामे में नहीं लूंगा। वो जिस तरह के बेहुदा कपड़े पहनती है वो मेरे आते ही नहीं उसमें। खलील साहब भी ना थकते नहीं है, हर साल लोगों को निकाल निकाल के अपनी जिंदगी से खुद आप शामिल कर लेते हैं। पहले माहिरा खान पे प्रॉपर गोलियों की बरसात की थी। एक सेकंड, मायरा खान को आप ले रहे हैं, मायरा खान भी रिवीलिंग कपड़े पहनती है, वो कहां से बेहुदा नहीं है फिर? हाँ। अगर आपकी डेफिनेशन के हिसाब से पहनती हैं। हाँ, तो आपके हिसाब से सबा कमर बेहुदा है, क्या आपका क्राइटेरिया है? सबके कपड़े सेम नहीं है। सबके कपड़े सेम है। सबा कमर बेचारी ने क्या किया है जो मायरा में नहीं, मैं खुद जान सकती हूँ खलील जी को मिलते वो क्या करती है फिर, लेकिन मिलते हुए दुपट्टा साथ लेके जाती है, सबा कमर ऐसे ही आ हमारे गई। फैमिली में कि बड़े को मिलने हाँ, दुपट्टा खलील जी के पूरे इंटरव्यू में बहुत सी हुआ बातें पता थी। क्या होना है। खलील साहब का मैंने जितना नोटिस किया ना, खलील साहब चिढ़ते हैं इंडिपेंडेंट और आदमी से भी, अपना ओपिनियन रखने वाले हाँ, लोगों से, औरतों से खास तौर पे चिढ़ खाते हैं। Sorry to ईमान अली, सबा कमर, सॉरी से जिन आदमी से भी उनकी बनती है ना, वो आदमी कहीं ना कहीं उनको हाँ, उन्हें पता है कि हमने किस किस तरह तरह खलील संभालना जी है। को संभालना है, तो उनको बेशक पीछे हंसते हो कि खलील जी ने क्या बात की मैं है, वही मुंह कह पे रहा हूँ कहते कि हैं आदमी इंडिपेंडेंट आदमी भी जो अपनी ओपिनियन रखता है उसको भी, और औरतें खास तौर पर बर्दाश्त नहीं करती हैं ना कि इसने बोल किस दिया। हाँ, खलील जी कहते हैं मेरे ऊपर कोई नहीं है, जो बस मैंने कहती है वो खलील जी की अमान आखिर। फिलॉसफी क्या थी जो आप मुझे बताई थी शो से पहले? हाँ प्लीज आप शेयर करें। मैं बिल्कुल फिलॉसफी से मैं क्या दुख रहा हूँ। खलील साहब की बता तो सही। उन्होंने कहा है कि भाई बंदों ने तो चीट करना ही करना है, ये तो एक नोन फैक्ट है। जो लड़कियां सोचती हैं ना कि हमारा बंदा चीट नहीं करेगा, वो पागल और गधियां हैं। सबसे बेवकूफ औरत वो है जो ये तस्वर करती है कि मर्द ठीक हो जाएगा। चीट तो उन्होंने करना ही है, इससे बेहतर है किसी प्रोस्टिट्यूट के पास जाए। तवाइफ मर्द की सहूलत का नाम। तो अगर इस तरह की सहूलत आप मैसर करना चाहती हैं घर के सारे पैसे उड़ा दे, तो उसमें नुकसान ही होगा कि आपके घर के बहुत सारे पैसे लग जाएंगे। मैं तो कहता हूँ सब दूसरी शादियां करवा दो। ये क्या लॉजिक था? उनकी ये सोच है, तो वहां पे उन्होंने इंडिपेंडेंट एक सबा कमर जो अपनी बात रखती हैं, कैसे करेंगे बर्दाश्त? अच्छा, और कहते हैं औरतों ने वफाई करनी है। औरत ने अगर कोई थोड़ी सी भी बेवफाई कर दी ना, तो औरत को तो भूनी दो गोली से। मर्दों के अंदर ही है कि उन्होंने 4 लोग हैं, जो भी शादी जो करनी है, इस्लाम ने कहा था क्वालिटी के साथ करनी है, अपने हिसाब से मोल्ड करके आदमी ने तो करना ही करना है। मर्द ने 4-5 चबला मारनी है। और अगर औरत तलाक भी लेगी, आगे भी तो मर्द से शादी करनी है, तो माफ कर दो जो चीट कर रहा है। हो जो करके माफी मांग ले, पैर पकड़ ले, उसको दरगुजर कीजिए। ये क्या लॉजिक है? बट अपनी लॉजिक में इतने खुश हैं, बहुत ही खुश हैं। खलील साहब ने पता सबा को लेके पहली बात भी की थी ना, वो आए थे हसन चौधरी के शो पे आए थे, वहां भी कहा था कि सबा के मैं लक्स में कभी देख के बहुत मैं हो गया अपसेट। सबा कमर अभी मैंने लक्स अवार्ड में उसकी ड्रेसिंग देखी, उसके बाद मेरा दिलो चाट हो गया। अच्छा, खलील साहब बहुत अपसेट हो गए सबा कपड़े देख के। खलील जी को मैसेज करूंगी हाँ। बाकी उनकी एक्ट्रेसेस के कौन कौन से अवार्ड शो पे कौन कौन से कपड़े गए थे। हाँ। क्योंकि उन्होंने जो एक बंदे को पिन पॉइंट किया, फिर आप सबके लिए इक्वल रखो, फिर ठीक है चलो आपका मर्जी है, आप बहुत पर्दा करवाते हैं। उसी बात को रिपीट में करूंगा जो हम हमेशा बोलते हैं कि एक राइटर की एक लिमिट तक पावर होती है। प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, चैनल, 1000 लोग होते हैं, सोने खलील साहब बैठ के सबको निकलवा और दिलवा सकते हैं। और आप इस तरह के पॉइंट्स ना उठाएंगे, बहुत से पॉइंट्स उठ जाएंगे। अभी आपके जेंटलमैन में जो राइटिंग है, हर चीज पे बहुत पॉइंट्स आएंगे कि आप फिर क्या, अगर आप इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू पे जा रहे हैं तो आप ही फिर वो, अब जैसे क्या मैं बोलूं अब इनको, गलतियां जो करते हैं, मतलब क्या आप अपने ऊपर भी देखो ना, क्या क्या कर रहे हो। भटिंडे की जवान गई रे, लड़की भटिंडे की जवान गई। ये गाना किसका था? खलील साहब की फिल्म का। और नीले ने कौन सा बुर्का पहना था यहाँ पे? समझ रहे? तो वही ना, खलील साहब बहुत बेचारे हम भी इस समझ एक्ट्रेसेस को नीलम करना भी चाहती गाना, उन्होंने खलील जी के लिए क्या, खलील जी फिर नेक्स्ट कोई प्रोजेक्ट दे देंगे। एक और उन्होंने यहाँ पे बड़ी बात की, आई थिंक उन्होंने सहीफा उठा के, सहीफा ने कहा था ना मैंने खलील जी के साथ काम नहीं करना। उनका पता नहीं कौन लड़कियां जो बोलती रहती हैं मेरे साथ, इतना पहले अपना लेवल बनाओ। मेरे साथ काम करने के बड़े प्रीरेक्विजिट्स हैं। मैं छोटे छोटे लोगों को मुंह नहीं करता उनकी तरफ। छोटी कास्ट में तो मैं जानता भी नहीं उनको कौन है ये। एक लेवल आता है, मुझे कहते हैं कि किस बड़ी एक्ट्रेस को लेना है, मैं फिर बताता हूँ कि इनमें से चलो इसको चूज कर लो। मेरा जो एम्फेसिस होता है वो मेन कास्ट के ऊपर होता है, मैं खुद डिसाइड करता हूँ। तुम तो उस क्राइटेरिया में नहीं आती, तुम ऑडिशन भी कर लो, तुम वहां पे हार जाओ मेरे से, ABCD तुम चारों में से फेल हो, तो मुझसे इस तरह के सवाल ना पूछे जो लोग कहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, आई थिंक इसी नोट पे खलील साहब के हम जरा चैप्टर करते हैं क्लोज, जो कभी क्लोज नहीं होगा। मोमेंट सॉरी से नेक्स्ट वीक अब फिर आएगा। अभी के लिए अब तो उनका शो ही आ गया, अब तो हमेशा मुकालमे होंगे।
इसी शो में ही। खैर इस चैप्टर को क्लोज करते हैं, खोलते हैं एक और चैप्टर को, बात करें अपकमिंग ड्रामे के बारे में। और कहीं ना कहीं एक सवाल जो सबके दिमाग में था, क्या सज्जल ने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया? बात मैं करूं अपकमिंग ड्रामा सीरियल फरार के बारे में, जिसको लेकर ठीक ठाक एक्साइटमेंट तो है ही है, बट साथ ही साथ ठीक ठाक कंफ्यूजन भी है इस ड्रामे की लीडिंग लेडी को लेके। कुछ देर पहले खबर सामने आई थी कि भाई इस ड्रामे में आपको देखने को मिलेंगे हमजा अली अब्बासी, सज्जल अली और अहमद अली अकबर। इस ड्रामे को लिखा है जी मुस्तफा अफरीदी ने, इसको डायरेक्ट किया वजाहत हुसैन कर रहे हैं। ये है जी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट की पेशकश, यानी कि सना शाहनवाज और समीना हुमायूं सईद फॉर ग्रीन एंटरटेनमेंट। तो लोगों ने बहुत ज्यादा खुशी का इजहार किया, भाई मजा आएगा, इतनी बड़ी टीम इकट्ठे हो रही है। और लोगों ने हमसे गिला भी किया कि आप लोग इस खबर को गैलेक्सी लॉलीवुड पर पोस्ट क्यों नहीं करे। भाई वो इसलिए नहीं कर रही थी क्योंकि अभी तक सज्जल को लेकर कंफर्मेशन नहीं थी। तो जो खबर हम तक पहुंच रही थी वो ये थी कि भाई सज्जल एक प्रोजेक्ट करना चाहती हैं, ये लोग भी चाहते हैं सज्जल करें, बट कहीं कि डेट्स का इशू हो रहा था कि सज्जल एक और प्रोजेक्ट करी नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट का, जो 6 सिग्मा के साथ एक कोलैबोरेशन है, जिसका नाम है मैं मंटो नहीं, जिसकी कास्ट में शामिल है हुमायूं सईद और सज्जल अली। उसको लिखा है खलील रहमान कमर ने, इसको डायरेक्ट करे नदीम बेग फॉर एयरवाइड डिजिटल। तो एक ही एक्टर्स अगर एक ही प्रोडक्शन हाउस के 2 ड्रामे कर रहे हो तो डेट्स का मसला, तो कैसे एक ही अदाकारा को 2 जगह कॉम्बिनेट कर सकते हैं। तो वो कोशिश कर रहे थे कि सजल ऑन बोर्ड आ सके, बट कहीं की बहुत बैक एंड फोर्थ अभी चल रहा था, जिसलिए हमने खबर को आप तक नहीं लेकर आए। उसके बाद खबर ये कंफर्म होगी कि सजल नहीं करी ड्रामा, तो ये खबर लोगों ने इसको इस तरह पेश किया कि सजल वॉक्स आउट, सजल लीव्स, जो कहीं फरार होगी। हाँ फरार होगी, जो कहने की थोड़ा नेगेटिव था फॉर सज्जल आल्सो एंड फॉर द प्रोजेक्ट आल्सो, कि ऐसा लगा कि ऑन बोर्ड की आया फिर छोड़ के चला गया। तो भी एग्जैक्टली क्या हुआ, जबकि हमें डे 1 से पता रहा कि ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो करना चाह रही है, बट वो डेट्स का मसला हो रहा है। उसके बाद भी खबर सामने आई कि सबीना फरूक स्टेप्स इन और वो अभी रोल प्ले करेंगी। आपको मैं ये भी बताता चलूं कि सबीना का भी अभी कंफर्म्ड नहीं है। वो वाली बात है कि बातें चल रही है, इन कंसिडरेशन है, टॉक्स हो रही हैं, अभी सबीना का भी लॉक नहीं है। जहां तक लॉक की बात है, इस ड्रामे में 3 लड़के लॉक हैं, आपको तीसरा लड़का बता देते हैं, हमजा अली अब्बासी, अहमद अली अकबर और खुशहाल खान। लड़कियां भी इसमें 3 हैं, एक का नाम सामने आ चुका है मामिया, एक और भी उनका नाम अभी मैं लेना नहीं चाहूंगा, वो आपको इन डायरेक्टर के एक पिछले प्रोजेक्ट में देखने को मिलती, आप खुद ही गैस कर सकते हैं। और जब मेन है लीडिंग लेडी, वो भी अभी एक सवाल या निशान है, वो कौन होगी। इस ड्रामे की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो जो लड़की का पार्ट है सितंबर में शूट होना है। अभी भी बहुत टाइम है, देखना किसको ऑन बोर्ड किया जाए। और बड़ा एक सोशल ड्रामा, इसमें इश्यूज भी होंगे क्योंकि मुस्तफा अफरीदी का स्क्रिप्ट हो, तो ऑब्वियसली बात है कहीं ना कहीं हमें कुछ इशू देखने को मिलेंगे। और ग्रीन पे आएगा ये, और नेक्स्ट लेवल की पेश करे तो बहुत ही ग्रैंड, बहुत ही बड़ा ड्रामा लग रहा है। कास्ट इतनी बड़ी एंसेम्बल कास्ट है, बहुत लोग और भी हैं, तो बहुत मजेदार कास्ट है, इतनी बड़ी टीम है, तो बहुत कुछ ग्रैंड हमें देखने को मिलेगा। तो अभी टाइम जब आएगा इसकी प्रॉपर कास्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी और हम आप तक कास्ट भी ले आएंगे। अब पता है जब इस तरह लीक होता है ना, तो मसला ये होता है फिर लोग नीचे ना कमेंट्स में नेगेटिव दिखाने लग जाते हैं। अब सबीना को ये कह रहे हैं कि सज्जल कुमारी को निकाल के सबीना आ गई, और लोग फिर नीचे जो जिसके फैन बेस होती है वो फिर उधर से आके कमेंट्स में नेगेटिव फैलाते हैं। ऊपर से ना पता कहीं ना कहीं ये भी हो रहा है, ड्रामे एक बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत लोग हैं, 3 लड़के, 3 कोई किसी को रिप्लेस नहीं करता, कभी टाइमिंग वगैरह का इशू होता है इसलिए होता है, तो वो थोड़ा सा। मैंने पता अभी 30 लड़की का नाम इसलिए भी दिया कि मुझे लग रहा है कि लोग कहीं ना कहीं ऊपर वो करेंगे, उसकी जगह आ गई, इसको कर दिया, तो उनके 3 लड़कियों का नाम इकट्ठे आए। मामिया का नाम आ चुका है, एक और लड़की भी है, और एक जो मेन है वो भी है। मेन आई थिंक वो 2 लोगों का होगा, कुछ मामिया शायद खुशहाल के साथ होंगी, वो कोई किसी के साथ नहीं है, मस्ती माहौल में चल, मस्ती माहौल में चल रहे हैं, नहीं कह रही, मतलब कि कोई उस तरह का लव ट्रैक शायद अभी नहीं है, तो वो पता नहीं क्या है उस तरह से, देखते हैं। और भाई अगला प्रोजेक्ट है, उसकी थोड़ी बात भी करें, जो नेक्स्ट लेवल का ही पेश है। नेक्स्ट लेवल इज ऑन अ रोल, एक के बाद एक बड़े बड़े ड्रामे लेके आ रहे हैं। अच्छा बड़ी मजे की बात है, इसमें नोटिस कर रहा था मैं कि जितने भी होते हैं प्रोडक्शन हाउस से, वो पता रहता है ड्रामे बनाते हैं, मजेदार होते हैं, 8 बजे के स्लॉट, 7 बजे के स्लॉट, बट नेक्स्ट लेवल के ऑलमोस्ट सारे होते हैं सिग्नेचर प्रोजेक्ट्स। अलिफ हो, सिनफ आहन हो, अब जेंटलमैन कर रहे हैं, सारी बड़ी कास्टें, बड़ा कैनवस है ना, तो बड़ी मजे की बात है। दूसरा जो उनका ड्रामा है जिसका नाम है मैं मंटो नहीं, उसकी भी शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है, वो बहुत बड़ा ड्रामा है। उसमें हुमायूं सईद और सज्जल अली आएंगे इकट्ठे, आपको देखने को मिलेंगे। AR होगी हुमायूं सईद की वापसी, किस पहले ग्रीन पे कर रहे थे अपने घर में, अपने होम ग्राउंड में, नदीम बेग और खलील साहब, तो बहुत ग्रैंड बड़े बजट का मजे का होगा। तो भाई ये प्रोजेक्ट जो है ये भी इस साल के एंड में सुनने में आ रहा है कि आएगा, और फरार भी इस साल के एंड में सुनने में आ रहा है आएगा। तो ये 2 हैं एक्साइटिंग प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट के बारे में, जिसका नाम है बरज़ख। जी हाँ, बरज़ख का ट्रेलर आ चुका मंजर आम पे, और कहीं ना कहीं जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी वो उसने मीट किए हैं। कि हमने एक सिनॉप्सिस सुना था कि मैजिकल रियलिज्म
और जो बरज़ख वो शादी कर रहे हैं, वो सब थीम्स की एक झलक हमें देखने को मिली है ट्रेलर में। और मजे की कास्ट है, मजे का शूट हुआ है, विजुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि सारे जो सीन्स वगैरह होंगे मजा आएगा देखने का। बस मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है कि मैं क्या समझ पाऊंगी इस बहुत ड्रामे को। मेटाफोरिकल सा होगा कि भाई वो जो पर्दे थे वो सिग्निफाई कर रहे वो थे, पत्थर जो था वो इसलिए रखा था, मुंह पे पर्दे इसलिए डाले थे, वो मैं समझने की कोशिश, कुछ कुछ इस तरह की मूवीज आती हैं वो नहीं मुझे लाइक एक फिल्म आया था मैं सिनेमा देखी थी जाके। हाँ मैं तो 2-3 मेरे दिमाग में आ रही हैं। कौन सी? एक मुझे अस याद है मैंने देखी थी, पता नहीं खरगोश कहाँ अपसाइड डाउन वर्ल्ड एक गेट आउट थी, एक मतलब कि थी सही थी बट लाइक कुछ आपको बीच में पॉइंट्स होते हैं जो आप कहते हो कि अच्छा क्या था इसका सिग्निफिकेंस, बट अच्छी होती है कि आप सोचते हो मजे की फिल्म लग रही है, मजे का शो लग रहा है। अब सोचोगे कि क्यों है, तो मैं भी सोचना चाहती हूँ कि क्या क्यों है। हाँ आसिम आसिफ का रिकॉर्ड बड़े मजे का है, ट्रेलर्स हमने पसंद किया था, ट्रेलर्स मजे का केक था। हमने एंजॉय की थी, तो हम श्योर ये पसंद वो करेंगे। दोनों मूवीज नॉर्मल थी, ये मुझे थोड़ा ट्रेलर देख के मुझे नहीं थोड़ा लग रहा है कि मैं बहुत एक नीश ऑडियंस को अपील करने वाला है। हाँ, अब जो हमारी पाकिस्तानी अवाम में राउडी मेरी तरह की वो पता नहीं इस चीज से रिलेट कर पाएगी। कल मैं अपने एक दोस्त के साथ डिस्कशन कर रहा था तो बड़ी उन्होंने अच्छी बात पॉइंट आउट की। उन्होंने कहा कि आसिम की पहले भी कॉर्नर बड़ा एक नीश होता है, बट ये नीश का भी छोटी नीश है, हाँ। जिसको ये और इस तरह का कंटेंट है, इसको जो मेरे जैसे लोग रिव्यू करेंगे तो कहेंगे जाहिल आ गई रिव्यू करने के लिए, इसको कुछ नहीं पता, शी डिडंट गेट व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से। वहां पे जब मैंने पर्दा मुंह पे डाला था, उस पर्दे का सिग्निफिकेंस ये थी। स्कूल की वो क्लास लगी ना लिटरेचर वाली जो होती थी, हाँ, वो कि बहुत उसमें भाई मेटाफोर था, वो उसकी वो पर्सोनिफाई ये कर रहा था, समझ नहीं पाए, वक्त से बहुत पहले आ गया। नहीं ईमान ने बहुत ज्यादा इसको बनाया, इतना कोई मुश्किल नहीं है। एक कहानी है उसमें, ऑब्वियस बात है उन्होंने ट्रेलर में इस तरह के उन्होंने शॉट्स काटे हैं जहां पे लग रहा है भाई इसका मतलब क्या होगा, वो सीरीज देख के पता चलेगा। अभी हम सीरीज देख के बताएंगे इसको, मैं एक्साइटेड इसको। अम्मा भी पता नहीं कैसे करनी, बीच में इंग्लिश बहुत ज्यादा है, इंग्लिश बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भी बहुत ज्यादा। उन्होंने फव्वू के हिसाब से कूल कैट सी बनाई है। आएंगे सन और फव्वू ने कूल कैट के साथ, जैसे इन्होंने पहले भी कहा था कि इट्स नॉट फव्वू एज इन इट्स एन एंसेंबल कास्ट, इनसे कि बहुत और लोग भी हैं। फव्वू अच्छे लग रहे हैं सनम, सब मतलब कि मजा आ रहा है देखने का, तो नाइस टू सी ऑल ऑफ देम एंड इट विल बी फन। खुशहाल भी शुक्र आ गया ट्रेलर में, खुशहाल ईमान, खुशहाल, हम जब खुशहाल कहते हैं, खुशहाल मेरे मुंह से निकलता है खुशहाल, ये सारा में होता था तुषार, इट्स जीशान, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फव्वू की एक और प्रोजेक्ट के बारे में। जी हाँ, फवाद खान की होने जा रही है बॉलीवुड में वापसी, अलेजेडली, रिपोर्टेडली। जैसे वर्ड्स होते हैं बड़े अहम, मैं आज ही टीम को बता रहा था कि वर्ड्स बड़े अहम होते हैं, कि अभी ऐसे प्रोजेक्ट में तो बिल्कुल ही अहम होते हैं। अभी कुछ ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई फवाद की तरफ से, खैर कभी होती भी नहीं है, किसी दुश्मन ने की है। क्यों? किसी दुश्मन ने की है, क्यों? बस क्यों? सॉरी खाने की जब बॉलीवुड की वापसी वानी कपूर के साथ, वानी के साथ हमारी वानी तो सुबह से वानी के खिलाफ, वानी कहाँ से आ गई इस पूरी लिस्ट में? है नहीं, फवाद खान जब छोड़ के गए थे पीक पे छोड़ के गए थे, अब ये वानी कहाँ से आ गई? पहला प्रोजेक्ट होता आ जाती वानी। ये और अभी सबको इंडिया में भी होगा, वहाँ पे करण जौहर बैठे होंगे, वापसी हो रही है, क्या रास्ते खुल रहे हैं। अभी सवाल बहुत से सवाल है कि क्या ये फिल्म है, क्या ये एक सीरीज है, क्योंकि मेरे नाम के 2-3 आए इसके ऑप्शन। एक तो मेरा नाम है कि काश ऐसा हो जिस तरह एक फिल्म थी ना पाकिस्तान सिनेमाज में आयरा के नाम से, वो बाहर की प्रोडक्शन थी, उस तरह की प्रोडक्शन हो ताकि यहाँ पे सिनेमाज में लगे, इंडिया में सिनेमाज में लगे, मजा आए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि नेटफ्लिक्स की फिल्म ना कोई हो, ओटीटी टाइप होगी, इस वानी इज ओटीटी नहीं शिवरी ओवर द टॉप साइड से ओटीटी, और उसकी लाइन नहीं रही है बॉलीवुड में, नहीं सब चल एक लाइन अभी है, अभी भी लाइन है, लाइन जो है ना थोड़ी इधर चली गई है। वानी लाइन छोड़ चुकी है, वानी आती रहती बैक टू बैक यशराज की हर फिल्म में, वानी उस लाइन को ब्लर कर चुकी है। वानी कहती चल फिल्म मैं तो आऊंगी। वानी आ रही है नेटफ्लिक्स शो में यशराज के, यशराज ने वानी को अपने उनकी है ना हिस्सा ही बना लिया है। ईमान यशराज की होते हैं ना अपने टैलेंट को अपने लेते हैं अपने छत्र टैलेंट छाया तो के होता है ना, नीचे, टैलेंट तो होता है छत्र छाया में। रणवीर अनुष्का, कुछ टैलेंट तो 3 फिल्मों से डील करते हैं। वानी 6 की करवा ली, वानी ने 30 तो नहीं लिखवा दी, गलती से 0 ऐड हो गया, 30 लिखवाया कि उसकी प्रोजेक्ट खत्म ही नहीं हो रहे, 6 भी खत्म हो जाते हैं। वानी बड़ी पक्की छूट गई है। वानी बाहर भी काम करती है, इश्मा के साथ जो फिल्म की थी तो वानी बाहर भी काम कर चुकी हैं। खैर अभी जहां तक इस फिल्म की बात है, अभी लेट्स वेट फॉर मोर अपडेट्स, अभी सब कुछ allegedly रिपोर्टेडली है, बट वील हैव टू वेट फॉर मोर अपडेट्स। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एक और खबर की जो फिर कहीं ना कहीं allegedly और रिपोर्टेडली है। बात करें एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है सलाहुद्दीन अयूबी, उसका आने जा रहा है सीजन 2, और अहमद अली अकबर ने तो ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनेंगे। दुरिफिशा को लेके भी रिपोर्टेडली बात चली, वो भी इस सीजन में होंगी। अब मैं कंप्लीटली खुश नहीं हो रहा इस खबर को सुन के, फॉर मल्टीपल रीजंस।
सीजन 1 बीइंग जब सीजन 1 अनाउंस होने वाला था तब भी बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी कि पता नहीं कौन कौन आएगा इसमें, बहुत आग लगी। हम तो ये तक सोच बैठे थे कि मेन रोल ही हमजा लिबासी पे करेंगे, तो बाद में पता चला कोई भी खास कोलैबोरेशन नहीं हो रही और एंड पे बस नूर हसन साहब को उन्होंने एक रोल दिया। अब सीजन 2 आ रहा है, फिर से वही हथकंडे लग रहे हैं मुझे इस्तेमाल हो रहे हैं कि हमारे स्टार्स को फिर उन्होंने जरा एंगेज कर लिया है। पहले डील का कह के ना उनको ख्वाब दिखा के सारे अपना प्रमोशन वगैरह कर देते हैं, बाद में निकाल देते हैं उनको, तो उनके प्रोजेक्ट को तो प्रमोशन मिल गई। अब कहने के एंड पे समझे लेते हैं अली के साथ डील नहीं गो थ्रू करती, पर उस वक्त तो एक्साइटमेंट में लग गया ना, उनको हाइप तो सारी मिल गई। तो मुझे नहीं पता है क्या थोड़ा सा मुझे सैड सीजन 2 में आ रहा है, विल इट बी अ प्रॉपर रोल, विल इट बी लाइक अ छोटा सा रोल, प्रॉपर रोल होना चाहिए, नहीं हो तो फिर है ना सैड बात है। सही को भी कुछ कुछ लोग उठाते हैं, जैसे शान हमेशा कहते हैं, वो बॉलीवुड के खिलाफ कहते हैं किसी भी के इक्वल होना चाहिए। अगर यहाँ से वहां जाए तो वहां से यहाँ पर है, सब कुछ इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। यहाँ से कोई मेन अभी लेट्स वेट एंड वॉच एग्जैक्टली क्या होता है, अभी क्या क्या पता चलता है, कुछ डील्स होती है नहीं होती। तो पहले बहुत लोगों का नाम सुना मैं थे, हुमायूं सईद, नासिर जब ऑन बोर्ड थे, पता नहीं आयशा उमर, पूरी टोली गई भी थी उधर हनी गई थी पूरी टोली वहां पे, फिर उसके बाद वापस आ गई। लेट्स वेट एंड वॉच अब क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे लोकल बॉक्स ऑफिस की और आपको थोड़ी अपडेट देते हैं कि फिल्म का बॉक्स ऑफिस कैसा चल रहा है। सबसे पहले भी बात करते हैं जट एंड जूलियट 3 की, जिसने रिपोर्टेडली 4 दिन में 5 करोड़ का बिजनेस किया है, आग लगा दी हमारे सिनेमा घरों में। हमने फर्स्ट हैंड देखा ये, हम लोग थर्सडे को गए थे, रात का शो था और ऑलमोस्ट हाउसफुल था। हाँ, और अभी लोगों को पता भी नहीं था कि फ्राइडे को मूवी आ रही है, थर्सडे को आ रही है, उसी वक्त रात के टाइम पे पूरा फुल। तो फिल्म बहुत अच्छा रिस्पांस दिखाया है। और उम्रो यार की बात है, उम्रो यार ने भी कुछ पैसे ऐड किए अपनी किटी में और ऑलमोस्ट 11 करोड़ तक वो लोग पहुंच चुके हैं। और अब शोज काफी कम हो रहे हैं, आहिस्ते आहिस्ते तो और ज्यादा पैसे करना मुश्किल होंगे। आई थिंक 12-13 करोड़ तक ये लोग जा सकेंगे। जहां तक बात करें नाबालिग अफराद की और अभी के, तो उनके शोज पंजाब साइड पे तो खत्म हो चुके ऑलमोस्ट, मतलब कोई एक शो ही रह चुका है, एक का दुका शो रह चुका है, वो तो लास्ट वीक खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट, कम हो गए थे। कराची में अभी भी आएंगे, जब से आई ना ये जट एंड जूलियट 3, इसने पंजाब में सारा सिनेमा अपने नाम कर लिए हैं। कराची फिल्म अभी भी चल रही है, तो उसके भी अभी कुछ नंबर सामने आए, पर अपने जो नंबर से उनके आसपास आई थिंक ऑडियंस में भी फर्क पड़ता है। नाबालिग अफराद कराची में बहुत थोड़े से पसंद किया जा रहा है और पंजाब में जैसे। ये छोटी सी बॉक्स ऑफिस अपडेट थी। अब भाई आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारी कुछ लोकल फिल्म्स के बारे में। जी हाँ, ईमान ने मुझे पता नहीं क्यों एक शैतानी सी मुस्कुराहट दी है। इतने ज्यादा अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, किसकी बात शुरुआत करना चाहेंगे? सबसे पहले हम बात करते हैं उस फिल्म की जिसने फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया राइटर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका में एक पाकिस्तानी फिल्म का प्रीमियर हुआ है। जी हाँ, बात मैं करूँ फिल्म लीच की, तो लीच का भी ग्रैंड प्रीमियर हुआ। उनकी कास्ट मौजूद थी, बहुत ही ब्लिंगी ब्लिंगी आउटफिट्स में। 9 अगस्त को फिल्म रिलीज हो रही सिनेमा घरों में वर्ल्ड वाइड। मजा आएगा भी देखने का इस ब्लिंगीनेस के बीच में कि क्या उन्होंने मूवी में किया है, जो क्या होता है ना, वर्ल्ड वाइड भी घूम रहे हैं, तो हम जरा लोकली भी देखेंगे। और एक और फिल्म जो सिनेमाज में आनी थी ईद उल अजहा के मौके पे, वो नहीं आज से, जिसका नाम था मंजू मारिया, उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और कहीं ना कहीं अब ये स्टंट, अच्छा पता है स्टंट्स भी ना, मैं भाई जस्टिस चाहती हूँ, मैं एक हैशटैग सुनाना चाहती हूँ, जस्टिस फॉर मंजू मारिया। एक दिन आके उसने उतर जाना था, क्यों इतनी जद्दोजहद की, बैन वाली गेम में खेली। उनका तो एक पब्लिसिटी स्टंट था ना, कि बहुत स्टंट बिन दैट डन दैट हो गया। अच्छा, बैन वाली बात वो नहीं बोलेंगे कि हमने बैन नहीं किया, फिल्म खुद ही कह रही है हम बैन हो गए। इतना कुछ नहीं, बैन उन्होंने किया है, उन्होंने कुछ बीच में एक छोटा सा टॉपिक डाल दिया होगा कुछ कि बैन वाली गेम आने देते, एक दिन में एक शो में उतर जाती। सो अब आपने ज्यादा उसको लाइमलाइट दिया है। लाइमलाइट ईमान मुझे बहुत थोड़ा सा मुझे अब तो मैं देखना चाहूंगी मंजू मारिया में, देखा यही तो उन्होंने कर लिया। मुझे क्या टॉपिक था? हमारे मुल्क में ना ये बहुत एक स्टंट है जो बहुत इस्तेमाल किया जाता है। ओए होए फिल्म को नोटिस आ गया जी, ओए होए ड्रामे को नोटिस आ गया, ओए होए बैन हो गई फिल्म में, और कहने की उसकी एक्साइटमेंट बिल होती है। अब इस फिल्म को लेके बज ऑलमोस्ट जीरो थी। भेड़िया हम लोग देख सके नहीं, वो फर्स्ट डे पे आई और सेकंड पे उतर गई ऑलमोस्ट। मतलब उसके शोज बहुत कम हो चुके थे 3 दिनों के अंदर ही। फिर तो मेरा दुख खड़ा कर दिया। सबसे मुझे इस चीज का दुख है कि मूवी देख और ना कभी देख पानी की जिंदगी में, ये तो कभी टीवी पे भी नहीं लगनी शायद। तो मंजू मारिया भी नहीं आ सके, वो पता नहीं दोबारा क्या करेंगे। आई एम नॉट रियली इंटरेस्टेड। इसके अलावा मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूं थोड़ी सी एनिमे ग्लास वर्कर जो आ रही है, वो बहुत मजे की लग रही है, बहुत खूबसूरत फिल्म लग रही है। जुलाई 26 को आ रही है। मैंने अभी देखने गई थी इनसाइड आउट 2, तो वहां पे उसका ट्रेलर चला तो मेरा बड़ा दिल करता देखने को, मुझे पसंद है। उर्दू में ट्रेलर है, उर्दू में भी है ना डब? वो नहीं, वो इंग्लिश में था। अच्छा उन्होंने उर्दू डबिंग भी किया इस फिल्म की, और जियो फिल्म्स है और पाकिस्तान की फर्स्ट हैंड होता है ना जो एनिमेशन, वो है। तो बहुत ज्यादा इसकी एक्साइटमेंट है और 26 जुलाई को आ रही है, मुझे मजे की लग रही है। हां मुझे भी। और लास्ट एब्सोल्युटली नॉट द लीस्ट, एक और फिल्म का टीजर, फर्स्ट टीजर आया आज मंजर आम पे, इसका नाम है मस्तानी। और मस्तानी पिछले 3-4 साल से शूटिंग में है, फंसी हुई सी है। और फिल्म की कास्ट में शामिल है अफान वहीद और साथ है आमना लियास। अफान की एक और फिल्म फंसी हुई है,
with Sonia Sen. हाय अफवाम से फंसे ही रह गए नहीं इनकी मूवी से फंसी रहेगी तो कब से इतने एक्साइटेड थे कि मेरी मूवी आएगी तो मस्तानी का फर्स्ट होगा, अभी कुछ खास इसमें कहने को नहीं है, अभी बस एक झलकी आई है फिल्म की। और उस झलकी में लग रहा है कि हम टेलीफिल्म देख रहे हैं, मतलब कुछ नहीं ऐसा लग रहा कि अब सिनेमा में जाके देखो, और ऊपर से 4 साल पहले गए तो सॉफ्ट लग रही है, थोड़ी सी सैड सी वाइब है। बट गाने शाने इसमें डांस शांस होगा, थोड़ी मस्तियाँ होंगी, और हम तो देखेंगे ही क्योंकि हमने अपने कंधों पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। क्या इसी नोट पर शो होता है खत्म, बट नॉट विदाउट बिग बॉस ओटीटी। गाइस बिग बॉस में मोमेंट क्योंकि अभी तक देख नहीं रहा और हमारा शो आज का बहुत लंबा सा हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि मोटा कर लेते हैं मंडे ट्यूसडे पे ज्यादा फोकस करती हूँ। अब स्टार्ट कर लो वेडनेसडे से। और मैं आपसे ये मसला भी तो है ना कि हमारा शो थर्सडे को आना है, इतने पुराने मुद्दे मतलब अब वो वीकेंड का वार है, पहले तो अम्मा देखती होती थी तो वो वहां पर एड्रेस हो जाता था, अब हम नेक्स्ट वाली बात एड्रेस करते थे। आप लोग समझौता कर लेना कि इस बार थोड़ा बिग बॉस हम इतना और ये ओटीटी है तो छोटू है तो मेन बिग बॉस हम करेंगे बढ़ चढ़ के। हां और इसको हम बस लाइक मोटा-मोटा थोड़ा बता दें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। आई थिंक बड़ी बातें करते हैं। स्टार्ट लोग पूछ रहे थे अनिल कपूर एज अ होस्ट कैसे हैं, तो अनिल कपूर एज अ होस्ट बिखरे हैं, झकास बिल्कुल नहीं है, पता नहीं उनके एनर्जी बहुत ज्यादा है बट वो लॉस्ट से हैं कि मैंने क्या। सलमान खान की मैं कभी कभार बात सोचता था कि वो अम्मा की एज के हैं, तो वो थोड़े जरा एक उम्र का होता बंदा थक जाता है, तो अनिल को तो उनसे भी बहुत बड़े हैं, तो वो तो बंदा कैसे प्रॉपर सुनना क्या बोलना है वगैरह वगैरह। उनकी केसर जहाँ पे अड़ जाती है ना, जहाँ पे उन्हें कहते हैं कि ये मुद्दा एक मुद्दा, उस मुद्दे के पीछे हटते नहीं है। पॉल उनकी प्रॉपर एक लड़ाई टाइप थी। पॉल बात निकल गई घर से सही निकली, पॉल में निकला ही था। पॉल में पूरा अनिल कपूर के खिलाफ बोल रही थी बाद में कि उन्होंने तो मेरा मुद्दा ही सुना, मैं जो कह रही थी कि मेरे बारे में क्यों बोला गया कि मैं ऐसी लड़की। अनिल जी ने कुछ नहीं सुना और अनिल जी ने फिर उन्होंने कहा कि पॉल में तुम्हारा घर जाने बनता है, और पॉल में घर जा चुकी है। उसके अलावा पायल भी निकल गई, मुझे बड़ा दुख हुआ पायल के निकलने का, कुछ मैं इस इक्वेशन में ना। पायल का मैंने गाना एक YouTube पे, पायल दूसरी भी और वो जो उनका खावंद है, पता नहीं कौन सी, आई थिंक भोजपुरी ज़बान थी, मन्ना लहंगा मारा घाटे रे बोले फरिश्ता देख मन्ने बोला पक्की कर कहानी सा, मतलब ऐसे कुछ बोली थी, मतलब हिंदी नहीं थी। खैर जो मुझे पायल के जाने को बहुत दुख हुआ, कुछ मुझे ना कहीं ना कहीं पायल की आंख में बहुत दुख नजर आता है। जो दूसरी बीवी ना थोड़ी मस्ती खोर सी है, वो बहुत जिंदगी एंजॉय करी, भंती भोल ली है पर सब कुछ वो अपनी मस्ती एंजॉय करी है। वो एक बहुत अच्छी एस्ट्रोलजर की बात की थी यहाँ पे, उधर बता रही थी ना इक्वेशन के बारे में कि पायल थोड़ी वो ममता है उसमें, तो अपनी माँ को वहाँ पे ढूंढ रहे और बीवी के साथ रोमांस वगैरह सब कृतिका के साथ कर रहा है, और इसलिए पायल उसने कहा भी तू जा रही अच्छे बच्चों को संभाल लेगी, तो उस बेचारी को घर 4 बच्चों के पास में उसकी क्या खुशी, एक तो बिग बॉस में निकल के 4 बच्चों को जाके संभाले और यहाँ पे सारी मस्तियां कर रही होंगी, बाबर देख के शो कुड़ेगी। वो कभी बहुत वो करती है रोमांस, इतने छोटे छोटे कपड़े पहन के नहीं है कमरे बहुत मस्तियां करती है वो। हंसी मिला है पल। अब मुझे थोड़ा लगा बिग बॉस पता नहीं क्यों बायस इस दफा आला और दीपक सर बहुत आला, सबने नोटिस किया ना कि बहुत बोलती है, बहुत ज्यादा बोलती है। मैं तो डेवन ने नोटिस कर लिया था। हाँ वो बहुत आला आला बोलती रहती है और पता नहीं आला को बचाने वाला कौन है, बहुत ही आला को जरा मुझे लग रहा है से कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। खैर मंडे पे आ जाते हैं, फ्रेश वीक की स्टार्ट करते हैं। मंडे को मेन रणवीर की मिमिक्री मजे की होती है, शिवानी करते हैं, इतना मजे करते हैं, जो आवाज निकालते हैं आपको बेसाख्ता हम गांव से आए, हम गांव का छोरे हैं, हमारे बेटे हमार फिरकी लेते हैं ऐसे से अपनी गर्दन को थोड़ा सा हिलाते हैं, बड़ा मजा आता है। तो पूरी मिमिक्री वगैरह हुई, फिर नॉमिनेशंस हुए। नॉमिनेशंस में फजूल की लड़ाइयाँ सबने मोल ली। मैं बताती हूँ कौन कौन नॉमिनेट हुए। चंद्रिका, नेजी, मनीषा, पौलमी, शिवानी, विशाल। मेरे माइंड में निकलना मनीषा का बनता, मैं लिख भी दिया देख मनीषा बाय बाय, मैंने बाय बाय लिखा, बट वो बिग बॉस के अपने प्लान्स थे। मनीषा ने सुना मैं जो है वो जो लव कटारियां उनको वो बन के बाहर वाला, उन्होंने कुछ रोल प्ले किया है इसमें। अच्छा अभी तक नहीं आया वो, आज के एपिसोड में प्रॉब्लम होगा। और इनकी आपस में थोड़ी जंग सी होगी। वो मनीषा रोने लगी बहुत ज्यादा कि मैं बहुत हर्ट हूँ, मैं तो सबको अपनी आगे भविष्यवाणी भी बताई, मैंने पूरा टेरे कार्ड का एक शो भी चलाया, मैं अच्छी थी सबके साथ, कोई बिग बॉस में अच्छे लोग भी जीत होनी चाहिए, और इनका अपना चल रहा था। उसके अलावा नेजी, रणवीर और सना की एक लड़ाई चल रही थी। रणवीर ने वीकेंड के वार में नेजी को स्पेयर पार्ट बोल दिया, मैकेनिक थी। उन्होंने कहा कि मैजिक करने से गाड़ियां सही कर दी, उन्होंने कहा बिग बॉस में तो एमवी स्पेयर पार्ट है, तो हो ना हो। तो नेजी ने थोड़ा सा दुख मनाया नेजी ने कहा कि तूने बस मुझे करना था कर देता, तूने इतना मेरे बारे में बुरा क्यों बोला। सना ने आगे थोड़ी सी आग लगाई। सना कौन सी वाली? सना डिंपल वाली। अच्छा हाँ आला नहीं थी, दूसरी वाली सना चुड़ैल। हाँ सना चुड़ैल ने आके आग, सना बहुत आग लगाने की कोशिश करती है, तो रणवीर ने कहा क्यों आके आग लगा रही, हम दोनों का आपस का मामला, इस मुद्दे पे उसने नॉमिनेट कर दिया ना, इस मुद्दे पे कि नेजी अपना स्टैंड नहीं रखता तो मैं क्या करूं, वो रणवीर के सामने कुछ लड़ नहीं सका। खैर उसके बाद विशाल ने कमेंट पास किया बिग बॉस के ऊपर। विशाल ने कहा सारी गेम बिग बॉस चला रहे हैं,
बिग बॉस अपने हिसाब से किसको नॉमिनेट करने के लिए कौन से ऑप्शंस देने होते हैं। बिग बॉस बचाना चाहते थे रणवीर को, तो उन्होंने शिवानी वहाँ पर उस तरह दिया। साइड की तरफ से उन्होंने ऑब्वियसली शिवानी को ही करना था। तो बिग बॉस अपनी गेम में, हम बस यहाँ पे हमें खेलने आए हुए हैं। हर साल ऐसे होता है विशाल, हर साल होता है, हर किसी फेवरेट होते हैं। और इस बार सनाला है, पता नहीं क्यों। एक तो होता है ना, पता चलता है क्यों है फेवरेट, आला पता नहीं क्यों है। बट खैर उसके अलावा हमारे जितने ट्यूसडे पे इतना कुछ खास नहीं हुआ। शिवानी के सर में जुए हैं। कहाँ के छोरे हमारे समझ जुए ना का ये बात कर रहे हो? अच्छा, वो तो हर शहर के हमारे जुए डाल दिए बाल में, हमारे बालों में। कृतिका ने आगे पूरा देख देख किसने कहा 20 नजर आ रही है। 300 नहीं है, नहीं 200-300 नहीं है, 15-20 है। फिर उन्होंने बिग बॉस को बताया, फिर बिग बॉस कौन ने है? वो जो उसकी बीवी है, कृतिका ही है ना उसका नाम, कीर्ति जो भी है। कृतिका, हाँ। तो उन्होंने कहा कि जुए हैं, तो उनके लिए ना शैम्पू भी आया, कंडीशनर भी आया। उसने कहा मैं करूँ, मैं गाँव से कंघी लेके आई थी, टूट गई, नहीं सही निकली। बट वो बड़ी मस्त है अपने माहौल में, कह रही जुए हैं तो है, सबके साथ में होती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब वो जो मोनिशा है वो बहुत हाइपर हुई है। जुए होते सीबा हुई है। उसने कहा कि क्या मतलब, उसने बताया नहीं। मैंने कल पूछा भी कि तेरे सर पे जुए हैं, उसने कहा नहीं हमने डैंड्रफ है। तो उसने कहा उसने सारा ये किया, तो बाकी सब कह रहे इतना बड़ी बात क्या है, वो शायद एम्बेरस फील कर रही हो या कुछ कर रही हो। बट वो एम्बेरस नहीं फील कर रही थी, वो अपनी मस्ती माहौल में कहती थी सबके सर में जुआ डालेंगे। डिस्गस्टिंग से वाइब पता है। हाँ मतलब थोड़ा सा होता है, से पता बहुत थिक रहती है। वो मैंने भी हार्श की है। रणवीर भी करते कहता ये हो ना, साइकोलॉजिकल होता है ना एकदम से। के सर में जुए हैं कुछ है। उसके अलावा फिर वो कठपुतली वाली गेम हुई, उसमें वो देखे रणवीर ने मिमिक्री किया शिवानी का। रणवीर ने इतना सीखा, मुझे यहाँ पे तरस आया कि ये कहते हैं ना कि आपकी ऑडियंस आपकी फैन बेस क्या है। रणवीर मेरे लिए सबसे बेस्ट रणवीर थे। रणवीर को 3rd पोजीशन मिली क्योंकि ऑडियंस ने चूज करना था ना। ऑडियंस ने विशाल को जिताया, जो कि विशाल का ठीक था। शिवानी का तो बहुत ही बकवास था। शिवानी 2nd पे आई, रणवीर 3rd पे आए। और थोड़ा सा मुझे भी जानना है, मैं नेक्स्ट वीक करूंगी इस पर थोड़ी सी रिसर्च कि तलहा अंजुम की और नेजी की कोई जंग चल रही है। उन्होंने डिस्ट्रैक्ट बनाया, बट डिस्ट्रैक्ट के बाद भी कुछ हुआ है। डिस्ट्रैक्ट तक मुझे पता था, मैंने देखा था ये कौन नहीं, मैं बताता हूँ तुम्हें तलहा मैं कौन हूँ। बट उन्होंने कहा कि मैं भी आने से पहले शो में जरा भाई एक शुल्ली सी पहन के आऊँ, देखते हैं बाहर क्या हो रहा होगा। तो मैं जरा रिसर्च करती हूँ। तलहा ने कोई जवाब दे के नहीं दिया, तो आई गेस बिग बॉस हमारा शो होता है खत्म। #feedback कॉर्नर #what's the 411 YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।